वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बहुत एग्जाम्स में आया हुआ है। ये सिर्फ जामुन ट्री एक स्नैपशॉट है जो हमने पढ़ा विष्णु पुराण में। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए जो वर्ड यूज किया गया है दैट इज भारत। पर्शिया इज मॉडर्न डे ईरान। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई एम श्रद्धा, योर एजुकेटर फ्रॉम स्टडी विद श्रद्धा। आज हम करेंगे क्लास 6 सोशल साइंस का थीम बी, चैप्टर नंबर 5। द नेम ऑफ द चैप्टर इज इंडिया, दैट इज भारत। व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, इंडिया के बहुत सारे नाम है। भारत इज वन ऑफ दोज, वो तो टाइटल में ही है। हिंदुस्तान भी आपने सुना होगा। तो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज ये जो नेम्स है, भारत, हिंदुस्तान, ये इवॉल्व कहाँ से हुए हैं, इनके सोर्सेस क्या है, ये नाम किसने रखे हैं, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। This chapter starts with a beautiful quote from Sri Aurobindo. Sri Aurobindo कौन थे? He was a spiritual leader and a great philosopher. He founded Sri Aurobindo Ashram in Pondicherry. इनके आइडियाज अभी भी वर्ल्ड वाइड लोगों को बहुत इंस्पायर करते हैं। इनका क्या बिलीफ था? टू कंबाइन साइंस, स्पिरिचुअलिटी एंड एजुकेशन सो दैट पीपल ग्रो मेंटली एज वेल एज स्पिरिचुअली। जो बैक एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, उसका पहला क्वेश्चन यही है दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कोट। उसमें मैं डिटेल में इसका मीनिंग लूंगी। अभी के लिए हम इनका ये कोट पढ़ते हैं। In India, at a very early time, the spiritual and cultural unity was made complete and became the very stuff of life of all this great surge of humanity between the Himalayas and the two seas. पहले वर्ड्स का मीनिंग समझते हैं। स्पिरिचुअल का क्या मीनिंग होता है? Which is related to religion or religious beliefs. कल्चरल मीन्स रीति रिवाज। सो इंडिया में एंशियंट टाइम से ही स्पिरिचुअल एज वेल एज कल्चरल यूनिटी अमंगस्ट इट्स पीपल देखी जा सकती है। एंड इट बिकेम द वेरी स्टफ ऑफ लाइफ। स्टफ ऑफ लाइफ मतलब द एसेंस ऑफ लाइफ of all this great surge of humanity between the Himalayas and the two seas। यहाँ कौन से two seas की बात की गई है? अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, और ये हिमालयाज है नॉर्थ में। सर्च ऑफ ह्यूमैनिटी बोला गया है इंडिया डाइवर्स पॉपुलेशन को। नाउ ऑल्दो इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, इट इज डाइवर्स इन टर्म्स ऑफ फिजिकल फीचर्स। नॉर्थ में हिमालयाज हैं, साउथ में सीज हैं। इट इज डाइवर्स इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। अलग अलग रीजन्स के लोगों के अलग अलग बिलीव्स हैं, अलग अलग रीति रिवाज हैं, फिर भी दे आर यूनाइटेड। ये सब कोट्स आपने सुने होंगे, अनेकता में एकता बोला जाता है इंडिया के लिए। तो इसका मीनिंग डिटेल में क्वेश्चन आंसर्स में टेकअप करते हैं। ठीक है, आगे करते हैं। अभी चैप्टर के स्टार्टिंग में फिगर 5.1 गिवन है। दिस पिक्चर इज अ सीन फ्रॉम रूरल इंडिया अबाउट 2300 इयर्स अगो। ये इमेज कौन सी है? इट इज द नॉर्थ गेट ऑफ ग्रेट सांची स्तूपा। तो ग्रेट सांची स्तूपा है सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश। ठीक है, सो इसका जो नॉर्थ गेट है ये वाला, इसको जूम इन करके देखें, ये कुछ ऐसा दिखता है। इसकी इमेज आपके बुक में दी गई है। सो अबाउट ग्रेट सांची स्तूपा मैं थोड़ा ब्रीफ में बता देती हूँ। इट इज अ बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट। इट वाज बिल्ट बाय एम्परर अशोका। इस पे जो कार्विंग्स हैं वो लॉर्ड बुद्धा की लाइफ की स्टोरीज बताती हैं। इट इज कंसिडर्ड टू बी अ सेक्रेड प्लेस फॉर बुद्धिस्ट। आगे करते हैं। सो व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर? ये बिग क्वेश्चंस गिवन है आपकी बुक में। हाउ डू वी डिफाइन इंडिया एंड व्हाट वर द एंशिएंट नेम्स फॉर इंडिया। चैप्टर का ओवरव्यू देख लेते हैं। स्टार्टिंग में देयर इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, देन हाउ इंडियंस नेम्ड इंडिया। उसके बाद हम करेंगे हाउ फॉरेनर्स नेम्ड इंडिया। सो बेसिकली हाउ इंडियंस नेम्ड इंडिया में क्या होगा ना, इट विल स्टार्ट विद हाउ वेरियस रीजन्स वर नेम्ड एंड देन हाउ द एंटायर इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज नेम्ड। लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। ये पेज 77 में गिवन है। टुडे the India we know is a modern nation with defined borders, defined states and a known population. So yes, India की boundary defined है, 28 states हैं, 8 union territories हैं India की। However, it was very different 500 years ago, 2000 years ago or even 5000 years ago. आज का जो India है, it was very different in ancient times. This region of the world, which we often call the Indian subcontinent, has had many different names and shifting boundaries। अब इसका क्या मतलब है? सबसे पहले हम समझते हैं वर्ड सबकॉन्टिनेंट का क्या मतलब है। एज द नेम सजेस्ट, सबकॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट से बना हुआ है, राइट? कॉन्टिनेंट क्या होता है? हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था, इट इज अ लार्ज लैंड मास। सबकॉन्टिनेंट क्या होता है? इट इज अ लार्ज लैंड मास, part of the continent, but it is bigger than a country. It is separated by the natural features like mountains, oceans from the rest of the continent. So India के north में क्या है? हमको मालूम है हिमालयाज है, south में Indian Ocean है। In fact, Indian subcontinent is the largest and most well-known subcontinent. आज की डेट में इंडिया की डिफाइंड बाउंड्री है, बट
एंशिएंट टाइम्स में ऐसा नहीं होता था। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आता है बांग्लादेश, पाकिस्तान, पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान, ये जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं इंडिया के, पहले ये सब इंडियन सबकॉन्टिनेंट का पार्ट थे। शिफ्टिंग बाउंड्रीज का क्या मीनिंग है? उस जमाने में जो रूलर्स होते थे, किंग्स होते थे, जब वॉर होती थी तो किंगडम कॉन्कर कर लेते थे और उसको पार्ट बना लेते थे अपने किंगडम का। सो इसलिए शिफ्टिंग बाउंड्रीज वर्ड यूज किया गया है। So we can learn about India's past and evolution from many different sources. एक एक करके अब हम इन sources के बारे में पढ़ेंगे. In the course of history, India has been called by many names, both by its inhabitants and by the visitors from outside. Inhabitants कौन लोग होते हैं? People who live in a particular place are called its inhabitants. Visitors from outside means foreigners. These names come to us from ancient texts, accounts of travelers and pilgrims, and inscriptions. Pilgrims means जो तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं लोग, एंड इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? वो राइटिंग्स होती हैं जो कार्व्ड होती है, इंग्रेव्ड होती है हार्ड सरफेस पे, लाइक रॉक्स, वुड एक्सेट्रा। थिंक अबाउट इट करते हैं। कंसिडर द फिजिकल मैप ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एट द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर। व्हाट आर इट्स नेचुरल बाउंड्रीज दैट यू कैन मेक आउट? तो नेचुरल बाउंड्रीज कौन कौन सी हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट की? सबसे पहले तो ये हमको हिमालयाज दिख रहा है। हिमालयाज के वेस्ट में हमको दिख रहा है हिंदू कुश। हिंदू कुश इज ऑल्सो अ माउंटेन रेंज, इट इज टू द वेस्ट ऑफ हिमालयाज। ठीक है। साउथ में जब जाए हम तो हमको यहाँ दिखता है वेस्ट में अरेबियन सी, और ईस्ट में क्या है? बे ऑफ बंगाल। तो ये नेचुरल बाउंड्रीज हैं जो रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट से अलग करते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट को। जो ये आपको ब्लू लाइन्स दिख रही है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, दीज आर द रिवर्स। ये रिवर यमुना है, ये रिवर चंबल है, ये रिवर गंगा है, नर्मदा, तापी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, कावेरी। और ये जो नॉर्थ वेस्ट रीजन के रिवर्स हैं इनको ध्यान से देखना। ये हमारा कौन सा हो गया? नॉर्थ वेस्ट हो गया है ना। ये डायरेक्शंस हैं हमारे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है। ये हमारा नॉर्थ वेस्ट होता है, करेक्ट। सो ये कौन से हैं रिवर्स? ये नॉर्थ वेस्ट रीजन में रिवर्स हैं। नॉर्थ वेस्ट रीजन को जूम इन करके हम इन 7 रिवर्स के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। चैप्टर का इंट्रोडक्शन खत्म होता है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, हाउ इंडियंस नेम्ड इंडिया। इंडिया में रहने वाले लोग इंडिया को क्या बुलाते थे? सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऋग्वेदा से। द ऋग्वेदा इंडियाज मोस्ट एंशिएंट टेक्स्ट। इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में चैप्टर 7 में। इट इज सेवरल थाउजेंड ईयर्स ओल्ड। सो हमारे 4 वेदास हैं, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा एंड अथर्ववेदा। ठीक है। इनके बारे में हम डिटेल में चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। सो नाउ अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा, द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ द सबकॉन्टिनेंट मतलब इंडियन सबकॉन्टिनेंट, द नेम सप्त सिंधावा, दैट इज द लैंड ऑफ 7 रिवर्स। फिगर 5.3 में जो मैप बना हुआ है, दिस इज द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। सो ऋग्वेदा ने नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट को क्या नाम दिए? सप्त सिंधावा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट ईयर बहुत से स्कूल्स के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये आया है कि ऋग्वेदा ने क्या नाम दिए नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट? सप्त सिंधावा। ये आपकी बुक में बैक एक्सरसाइज में भी है क्वेश्चन कि ऋग्वेदा ने जो नाम दिया था वो पूरे एंटायर इंडियन सबकॉन्टिनेंट को दिया था या सिर्फ किसी पर्टिकुलर रीजन को दिया था? तो इसका क्या आंसर है? ये नॉर्थ वेस्ट रीजन को नाम दिया था ऋग्वेदा ने। अभी हम जो पढ़ रहे हैं, हम एंटायर इंडियन सबकॉन्टिनेंट का नाम क्या था वो नहीं पढ़ रहे हैं, हम अभी पढ़ रहे हैं रीजन वाइज। तो सप्त मीन्स 7। सिंधावा का क्या मीनिंग है? द वर्ड सिंधावा कम्स फ्रॉम द वर्ड सिंधु विच रेफर्स टू इंडस रिवर और एट टाइम्स टू अ रिवर इन जनरल। सो एंशिएंट टाइम्स में इंडस रिवर को, ये इंडस रिवर है जो आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको सिंधु बोला जाता था। तो सिंधु मीन्स इंडस रिवर और सिंपली रिवर। सो व्हाट आर द नेम्स ऑफ द 7 रिवर्स? रिवर इंडस, रिवर झेलम, ये रिवर झेलम है, river Chenab, this is Chenab, river Ravi, this is river Ravi, river Satluj, this is river Satluj, river Beas, this is Beas, and river Saraswati, this is river Saraswati. So as per Rigveda, the northwest region of the Indian subcontinent was Sapta Sindhava or land of 7 rivers. तो हमने ऋग्वेदा पढ़ लिया, अब हम महाभारत के बारे में पढ़ेंगे। Now what is महाभारत? हमारी 2 एंशिएंट संस्कृत पोएम्स हैं फेमस, महाभारत एंड रामायण। So Mahabharata is one of the India's most famous texts. In fact, it is the longest Sanskrit poem. Mahabharata is all about Pandavas, Kauravas, कुरुक्षेत्र वॉर जो हुआ था पांडव्स एंड कौरव्स के बीच में,
व्हाट लेड टू द कुरुक्षेत्र वॉर के सारे इवेंट्स, आफ्टर मैथ्स क्या थे इस वॉर के, ये सब महाभारत में मेंशन्ड है। नाउ इन महाभारत मेनी रीजन्स हैव बीन मेंशन्ड। आपकी बुक में फिगर 5.4 मेंशन्ड है, जिसमें पुराने किंगडम्स के नेम्स लिखे हुए हैं। एक एक करके देखते हैं कौन कौन से रीजन्स हैं। कश्मीरा, मोरलेस टुडेज कश्मीर, कुरुक्षेत्र, पार्ट्स ऑफ हरियाणा टुडे, वांगा, पार्ट्स ऑफ बंगाल, प्रगज्योतिषा, रफली टुडेज असम। आप यहाँ मैप में भी देख सकते हो, दिस इज प्रगज्योतिषा। ठीक है। कच्छ, टुडेज कच्छ। नाउ कच्छ इज एन एरिया इन गुजरात। केरला, मोरलेस टुडेज केरला। आपको यहाँ मैप में भी दिखेगा केरला लिखा हुआ है। सो ये एंशियंट इंडियन सबकॉन्टिनेंट के सारे किंगडम्स के नेम्स हैं जिनके बारे में महाभारत में मेंशन्ड है। So figure 5.4 के नीचे लिखा हुआ है, this is a map of few regions listed in the Mahabharat. Many of them are also mentioned in the text as kingdoms. You do not need to remember these regions, but notice how they cover the entire geography of the subcontinent. So more or less ये जितने भी kingdoms हैं, ये entire Indian subcontinent को cover कर लेते हैं, यही बताया गया है इसमें। Let's explore में question है, do you recognize the names of any regions given in the map on page 79? List the ones you have heard of. So एक तरफ से आप ये names read करना start कीजिएगा and whatever names you are familiar with, list them down. जैसे I have heard of Vidarbha, I have heard of Kerala, I have heard of Kalinga, प्रगज्योतिषा तो अभी हमने पढ़ा है, काशी। तो जो जो नाम आपने सुने हुए हैं, just list them down. ऋग्वेदा में एंड महाभारत में जो भी रीजन्स के नेम्स गिवन है वो हमने पढ़ लिए, बट वी हैव नॉट स्टडीड टिल नाउ दैट इंडियन सबकॉन्टिनेंट एज अ होल को क्या बोला जाता था, वो अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। द महाभारत यूजेस द टर्म भारतवर्ष एंड जम्बद्वीपा फॉर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एज अ होल। तो ये दोनों नाम भारतवर्ष एंड जम्बद्वीपा इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लिए कहाँ मेंशन्ड है? महाभारत में। तो स्कॉलर्स का ये मानना है दैट महाभारत वाज रिटन फ्यू सेंचुरीज बीसीई। ठीक है, अब एक एक करके हम भारतवर्ष और जम्बद्वीप के बारे में पढ़ते हैं। भारतवर्ष के बारे में क्या है? द टेक्स्ट इंक्लूड्स द नेम्स ऑफ न्यूमरस रिवर्स एंड पीपल। टेक्स्ट मतलब कौन से टेक्स्ट की बात की जा रही है? महाभारत की। भारतवर्ष मीन्स द कंट्री ऑफ द भारतास। नाउ भारता is a name that first appears in the Rig Veda, where it refers to one of the main Vedic groups of people. So ऋग वेदा में one of the Vedic groups of people के लिए जो word use किया गया है वो है भारतास। In later literature, several kings named भारता are mentioned. बाद के लिटरेचर में बहुत से किंग्स के बारे में लिखा गया है जिनका नाम भारता था। So I did a little research, मैं बताती हूँ। King भारता was known for being brave, wise and powerful ruler. उन्होंने बहुत से किंगडम्स को कॉन्कर किया था और यूनाइट किया था। वो किंग दुष्यंत एंड क्वीन शकुंतला के बेटे थे। अब हम करते हैं कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट को जम्बद्वीपा नाम क्यों दिया गया। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर बहुत एग्जाम्स में आया हुआ है ये। जम्बद्वीपा मीन्स द आइलैंड ऑफ द फ्रूट ऑफ द जामुन ट्री। सो द नेम जम्बद्वीपा फॉर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज मेंशन्ड इन महाभारत ओनली। ठीक है। जामुन ट्री is a common tree native to India. Now, what is the meaning of the word native? Native means something which is naturally found in a particular place. उसके लिए हम word use करते हैं native. So, जामुन tree is a common tree native to India. इसको और क्या बोला जाता है? जाम्बुल ट्री और मलाबार प्लम ट्री एटसेट्रा। सो ये जो आपको आपके स्क्रीन पे इमेज दिख रही है, दिस इज जामुन ट्री। King Ashoka's inscriptions used the term Jambudvipa to describe the whole of India, which included present-day Bangladesh, Pakistan, and parts of Afghanistan. So ये term Jambudvipa King Ashoka के inscriptions में भी मिलता है। So again, in ancient India, whole of India means Indian subcontinent. So present day Bangladesh, Pakistan, Afghanistan के parts ये सब Indian subcontinents का हिस्सा थे। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किंग अशोका इंस्क्रिप्शन पे कौन सा नाम इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लिए यूज किया गया है? दैट इज जम्बद्वीपा। ये जो आपके स्क्रीन पे आपको इमेज दिख रही है ये है किंग अशोका। ठीक है, हम बहुत पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री में इनके बारे में। एम्परर अशोका का पीरियड क्या है? 250 बीसीई। अशोका इंस्क्रिप्शन मेंशन जम्बद्वीपा। ये एक स्नैपशॉट है जो हमने पढ़ा बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक स्नैपशॉट क्रिएट कर दिया है मैंने। रीजन्स क्या क्या इंक्लूडेड थे जम्बद्वीपा में एज पर एम्परर अशोका इंस्क्रिप्शन?
nations, India, Bangladesh, Pakistan, and parts of Afghanistan. All of these formed a part of Indian subcontinent. So this shows us the unified identity of Indian subcontinent throughout history. We have enough evidence. ऋग्वेद हो गया, महाभारत हो गया, एम्परर अशोका के इंस्क्रिप्शंस हो गए, इंडिकेटिंग यूनिफाइड इंडियन सबकॉन्टिनेंट। आगे करते हैं। Evolution of Bharata. Bharata became the name generally used for the Indian subcontinent. In an ancient text called Vishnu Puran, we read. अब विष्णु पुराण is one of the 18 महापुराण. महापुराण are ancient texts of Hinduism. ठीक है, तो 18 महापुराण है हमारे, उनमें से एक है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लिए जो वर्ड यूज किया गया है दैट इज भारता। देखते हैं विष्णु पुराण में क्या लिखा है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नमा। इसका मीनिंग क्या है? A country that lies north of the ocean. कौन सा ओशन है? इंडियन ओशन। एंड साउथ ऑफ द स्नोई माउंटेन। स्नोई माउंटेन्स कौन से हैं? हिमालयाज। is called Bharata. This name remains in use today with variations in spelling. नॉर्थ इंडिया में हम क्या बोलते हैं इंडिया को? भारत। एंड साउथ इंडिया में क्या बोलते हैं? भारतम। आगे करते हैं। थिंक अबाउट इट में क्या मेंशन्ड है? हैव यू आइडेंटिफाइड द स्नोई माउंटेन्स? अभी हमने डिस्कस किया हिमालयाज हैं। डू यू थिंक दिस ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ भारत इज करेक्ट? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन? भारत को कैसे डिस्क्राइब किया गया है? द कंट्री दैट लाइज नॉर्थ ऑफ द ओशन। क्या इंडिया नॉर्थ ऑफ द ओशन में है? करेक्ट। कौन सा ओशन है इधर? इंडियन ओशन है। एंड साउथ ऑफ द स्नोई माउंटेन्स इज कॉल्ड भारता। तो क्या इंडिया स्नोई माउंटेन्स के साउथ में है? सो दिस इज हिमालयाज, करेक्ट। एंड इंडिया इज टू द साउथ ऑफ हिमालयाज। आगे पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट रेफरेंस जो दिया गया है तमिल पोएम के बारे में दिया गया है। This Tamil poem was written 2000 years ago. A poem of ancient Tamil literature praises a king. Praises मतलब admires. That king is known from केप कुमारी इन द साउथ। ये केप कुमारी क्या है? कन्याकुमारी। साउथ में कन्याकुमारी है, करेक्ट। फ्रॉम द ग्रेट माउंटेन इन द नॉर्थ। ग्रेट माउंटेन इन द नॉर्थ कौन सा हो गया? हिमालयाज। फ्रॉम द ओशंस ऑन द ईस्ट एंड ऑन द वेस्ट। ईस्ट में बे ऑफ बंगाल हो गया एंड वेस्ट में क्या हो गया? अरेबियन सी हो गया। लिटरेचर से हमको क्या पता चलता है? जो एंशियंट इंडियंस थे दे वर वेरी मच अवेयर ऑफ द ज्योग्राफी। This also reflects the geographical awareness of ancient Indians. They had a clear recognition of their land's features, identifying significant landmarks. आगे करते हैं। Next, don't miss out है the Indian Constitution, which was first written in English, uses the phrase India, that is Bharat, right at the beginning. Now, what is Constitution? Constitution is a document that spells out the basic rules and laws of a nation. Indian Constitution हम grade 7 में पढ़ेंगे. It came into force in 1950. जैसे आपके क्लास के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं ना, वैसे इंडिया के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। ये तो हो गया इंग्लिश वर्जन। Similarly, the Hindi version of the Constitution mentions the same as भारत अर्थात इंडिया। अर्थात मीन्स मीनिंग। आपकी बुक में ये इमेज गिवन है फिगर 5.5 पे। दिस इज द फर्स्ट पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसको आप जब पढ़ेंगे ध्यान से, कैन यू मेक आउट द फ्रेज इंडिया दैट इज भारत फ्रॉम द फर्स्ट पेज ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन? तो कॉन्स्टिट्यूशन की जब आप फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे स्टार्टिंग में ही मेंशन्ड है इंडिया दैट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। टॉपिक हाउ इंडियंस नेम्ड इंडिया फिनिश होता है। अब हम करेंगे हाउ फॉरेनर्स नेम्ड इंडिया। इंडियन सबकॉन्टिनेंट का सबसे पहले जो नाम दिया गया वो पर्शियंस ने दिया। ठीक है, सो हम पहले पर्शियन अडेप्टेशंस पढ़ते हैं। व्हाट इज पर्शिया? पर्शिया इज मॉडर्न डे ईरान। ठीक है, पर्शियंस वर द एंशिएंट इनहैबिटेंट्स ऑफ ईरान। दे वर द फर्स्ट फॉरेनर्स टू मेंशन इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। In the 6th century BCE, a Persian emperor launched a military campaign and gained control of the region of the Indus River, which was earlier called Sindhu. ये अभी हमने पढ़ा था ऋग्वेदा जब हम पढ़ रहे थे। ऋग्वेदा में नॉर्थ वेस्ट रीजन जो है उसको सप्त सिंधावा कहा गया है। सिंधावा इज द वर्ड विच हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम सिंधु, विच मीन्स रिवर इंडस और रिवर इन जनरल। सो पर्शियन एम्परर ने इंडस रिवर के जो रीजन है वहां अटैक किया, वो रीजन कंट्रोल कर लिया। इंडस रिवर को सिंधु बोला जाता था पहले। सो इन द अर्लीस्ट रिकॉर्ड्स एंड स्टोन इंस्क्रिप्शंस, अब हम पर्शियंस की बात कर रहे हैं, दे रेफर टू इंडिया एज हिंद, हिदू और हिंदू।
ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम पर्शियन अडेप्टेशंस करेंगे, फिर ग्रीक अडेप्टेशंस करेंगे, फिर चाइनीज अडेप्टेशंस करेंगे, और जब ये सब अडेप्टेशंस कर लेंगे फिर मैं आपको इसको याद करने का तरीका भी बता दूंगी। These terms are the adaptations of सिंधु in their language। तो सिंधु को वो पर्शियन लैंग्वेज में हिंद, हिदू या हिंदू बोलते थे। In ancient Persian, Hindu is a geographical term and not a religious one। So please note, Hindu has nothing to do with Hindu religion। यहाँ हिंदू वर्ड डिराइव किया गया है सिंधु से, which is a geographical term used for Indus River। पर्शियंस के adaptations खत्म हो गए। अब हम देखते हैं ग्रीक क्या बुलाते थे इंडियन सबकॉन्टिनेंट को। Now, based on these Persian sources, ancient Greeks named the region Indoi or Indike। अब इसमें और जो पर्शियंस ने नाम दिया, क्या फर्क है? एच का फर्क है। ग्रीक ने क्या किया? एच हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि ग्रीक अल्फाबेट में एच होता ही नहीं है। जैसे इंडियन अल्फाबेट होता है ए से लेके जेड तक, ऐसे हर लैंग्वेज का अपना अल्फाबेट है। ग्रीक में एच है ही नहीं। क्योंकि ग्रीक अल्फाबेट में एच नहीं है तो उन्होंने हिंद और हिदू और हिंदू में से एच हटा दिया। एच हट गया तो क्या बच गया? इंडोई, इंडाइक। सो अपने लैंग्वेज में ये इसको ऐसे बोलते थे। आगे करते हैं चाइनीज एडेप्टेशंस। द एंशिएंट चाइनीज आल्सो इंटरेक्टेड विद इंडिया। In several texts, they refer to India as Gintu or Yindu। This word also originally comes from Sindhu। आपकी बुक में जो फ्लो चार्ट गिवन है वो ये वाला गिवन है। सिंधु से हिंदू पर्शियंस ने रखा था, हिंदू का एच ड्रॉप कर दिया और वो इंडोई और इंडाइक ग्रीक्स ने रख दिया। चाइनीज एडेप्टेशन बन गया यिंडू। तो हम इसको कैसे याद करेंगे? एच वाले जितने हैं वो पर्शियन एडेप्टेशंस है, एच हटा लो तो क्या बन जाता है? ई, इंडोई, इंडाइक। ये इंड वाले कौन से हैं? ग्रीक एडेप्टेशन। चाइनीज एक्सेंट में तो यूं यहाँ होता ही है, तो यिंडू बन गया। इस तरह से याद कर लो, इजी है, मुश्किल नहीं है। आगे करते हैं। ज़ुआनज़ांग, formerly spelled as Zhuangzang, Xuanzang, traveled from China to India in 7th century CE। He visited many parts of India and met scholars, collected Buddhist texts and returned to China after 17 years। पुराने जमाने में आजकल की तरह नहीं है। In ancient India, the Chinese had a lot of respect for India because India was the land of Buddha। अभी आगे पढ़ेंगे हम। So 17 years तक ज़ुआंगज़ान इंडिया में रहे और उन्होंने बहुत से बुद्धिस्ट टेक्स्ट कलेक्ट किए। Then he translated the manuscripts he took back with him from Sanskrit to Chinese। Several other Chinese scholars also visited India over the centuries। Another Chinese word also derived from Sindhu was Tianzu, but this word could also be understood as heavenly master। This reflects the respect the ancient Chinese had for India as the land of Buddha। अब हम करते हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लिए वर्ड हिंदुस्तान कहाँ से आया। The term Hindustan was first used in a Persian inscription some 1800 years ago। Later on, this became the term used by most invaders of India to describe the Indian subcontinent। इन्वेडर कौन होते हैं? जो किसी रीजन पर आक्रमण करते हैं, अटैक करते हैं, उस रीजन को कंट्रोल करने के लिए। सो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एमसीक्यू। वर्ड हिंदुस्तान पर्शियन इंस्क्रिप्शन से आया था। दो इंस्क्रिप्शंस पढ़ ली हैं हमने इस चैप्टर में, एम्परर अशोका के इंस्क्रिप्शन और पर्शियन इंस्क्रिप्शन। चैप्टर के एंड में लेट्स एक्सप्लोर गिवन है, कैन यू कंप्लीट द टेबल ऑफ द मेनी नेम्स ऑफ इंडिया। अब तक हमने जितने भी नेम्स किए हैं वो सब हमने इस टेबल में फिट करने हैं। पर्शियंस ने क्या नाम रखा था इंडिया का? हिंद, हिदू, हिंदू, हिंदुस्तान। ग्रीक ने क्या रखा था? इंडोई, इंडाइक। उन्होंने ये नाम कहाँ से अडेप्ट किए थे? पर्शियन सोर्सेस से, और उनके अल्फाबेट में एच नहीं होता तो एच ड्रॉप कर दिया था। लैटिन में इंडिया को इंडिया बोला जाता है, चाइनीज में यिंतु, यिंडू, टियानजू, अरबिक एंड पर्शियन में होता है अल हिंद या हिंद, इंग्लिश में इंडिया इंडिया है, एंड फ्रेंच में इंडिया को बोलते हैं एंड। एक बार समरी भी पढ़ लेते हैं। India is an ancient land which has had many names in the course of its history। पॉइंट है इंडियंस ने क्या नाम रखा, ये वाला पॉइंट है फॉरेनर्स ने क्या नाम रखा। The names given by the ancient inhabitants of India include जम्बूद्वीपा and भारता। जम्बूद्वीपा हो गया former and भारता हो गया latter। जो बाद में mentioned होता है उसको latter बोलते हैं। The latter became widespread in time and is the name of India in most Indian languages। क्या पढ़ा था हमने? नॉर्थ इंडिया में भारत एंड साउथ इंडिया में भारतम। Foreign visitors to or invaders of India mostly adopted the names derived from Sindhu or Indus River। This resulted in names like Hindu,
इंडोई एंड इवेंचुअली इंडिया। एंड विद दिस हमारा चैप्टर 5 इंडिया दैट इज भारत फिनिश होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपके कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरी है, प्लीज पोस्ट इन द कमेंट एंड इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मैं जल्दी अपलोड करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।